हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद ऑन माय यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बहुत ही अहम मसला जो आजकल अंडर डिस्कशन है कम्युनिटी के बीच में, वो है एमयू एक्ट, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्ड आया है कि उन 2019 में जो अमेंडमेंट 1981 इन यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में था उसे रिपील कर दिया गया है। इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि जो उसमें सब चीज़ें थी 1981 के अमेंडमेंट में, उन सब को मर्ज कर दिया गया है ओरिजिनल एक्ट 1920 में। दूसरे लोगों का कहना है, उन्हें कुछ शक है इसके ऊपर और उनकी सोच है कि शायद रिपील का मतलब यह है कि जो हमारे सब हकूक़ थे वो छीन लिए गए हैं। तो इसी बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूँगा और आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। मैं नसीम साहब के दौरान, जब नसीम साहब वाइस चांसलर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी था, कोर्ट का मेंबर भी था, एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी था। देखिए, 1920 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थ्रू द पार्लियामेंट्री एक्ट। उसके बाद इसमें वक्त ब वक्त अमेंडमेंट्स होते रहे। पहला अमेंडमेंट 1933 में हुआ, फिर 35 में हुआ, 46 में हुआ, 51 में मेजर अमेंडमेंट हुआ। वो मेजर अमेंडमेंट ये है कि ओरिजिनल जो 1920 का एक्ट था उसमें ये प्रोविज़न था कि कोर्ट का कोई भी मेंबर या वाइस चांसलर नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो जाहिर है मुल्क आज़ाद हो गया था, सेकुलर हुकूमत थी, तो वो क्लॉज ख़त्म करके इस बाइंडिंग को या इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया था। और उसमें यह था कि एनीबडी कुड बी द वाइस चांसलर, एनीबडी कुड बी द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्ट। ये मेजर चेंजेस थी। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली 1965 में एक यूनिवर्सिटी में वायलेंस हुआ। अली और जंग साहब जो वाइस चांसलर थे, उन पर अटैक हुआ, उनके चोटें आई और यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा। उसी बीच में चूँकि इतना बड़ा वायलेंस हुआ कि एक ऑर्डिनेंस इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूनिवर्सिटी के सब जितने भी एक्ट में हकूक़ थे वो सब चीज़ें थी ख़त्म कर दी गई और अंडर द ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी चली। उसके बाद ये होता है कि 1968 में हमारे एक अजीज़ बादशाह सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये कहा कि साहब नहीं, हमारा एक्ट रेस्टोर किया जाए एंड वी शुड बी डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच जज ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा नो, द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लिहाजा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। और जो वो ऑर्डिनेंस था वो भी उसके बाद एक एक्ट में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद चलता रहा और फिर 1972 में 1972 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट में जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन दी गई उसमें ये लिखा था कि एमयू के हिस्टोरिकल करैक्टर की बात कही गई थी कि इट हैज़ सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन दे वर नथिंग लाइक कि इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया या एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। इस तरह की कोई बात उसमें नहीं कही गई थी। उसके बाद फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ माइनॉरिटी करैक्टर, मुस्लिम्स ने बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट किया, लोग जेल भी गए और फायरिंग भी हुई, बड़ी कुर्बानियाँ दी और वो चलता रहा, काफ़ी दिन तक चला। लिहाजा 1981 में उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कोई कमेटी बनाई और उस वक्त ये तय हुआ कि ठीक है, हम जो एक्ट जिसके अंदर में यूनिवर्सिटी चल रही है उसे अमेंड करेंगे। एंड वी वर लकी कि उस वक्त जो अमेंडमेंट किया उसमें यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में दिया
that the university is established by the Muslims of India for their educational promotion. तो इससे साबित हो गया और इसे हमने एज्यूम कर लिया कि, और उसमें साथ साथ ये भी हो गया कि यूनिवर्सिटी जो है कोर्ट के मेंबर जो है ट्रेजरर, चांसलर, प्रो चांसलर को थ्रू इलेक्शन होंगे वो। तो हम लोग बिल्कुल यानी पूरी यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी ये सोचे हुए थी कि यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर रेस्टोर कर दिया गया। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे पहले कभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना गया था, लेकिन इस एक्ट के बाद ये गलतफहमी या खुशफहमी कम्युनिटी में थी कि नो AMU इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आफ्टर 1981 अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ। लेकिन बदकिस्मती यह है, देखिए कि किसी भी वाइस चांसलर ने या कोर्ट्स के मेंबर्स ने ये नहीं कहा कि इन द लाइट ऑफ बीइंग ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हम उस तरह से सिस्टम को चेंज करें। सिस्टम चेंज करने में क्या होता है कि यू कैन एडमिट 50% मुस्लिम्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और 50% सीट्स विल रिमेन जनरल, उसमें भी कुछ ना कुछ मुसलमान आ सकते हैं। ये हमने नहीं किया। अब बाद में ये कहा गया कि जब नसीम साहब वाइस चांसलर बने तो उस ज़माने में MSMD में मुसलमानों का कम दाखिला होता था, इसलिए उन्होंने माइनॉरिटी करैक्टर के बेसिस पे ऐसे किया। ये टोटली गलत है। आई वाज द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस वक्त मुरली मनोहर साहब का एक लेटर आया यूनिवर्सिटी के पास जिसमें ये लिखा गया, सब यूनिवर्सिटीज़ को भेजा उन्होंने, कि जो आपकी रिजर्व सीट्स हैं उन्हें छोड़ करके जो बाकी सीट हैं MSMD की, ये सिर्फ MSMD के लिए आया था, उसमें हम नेशनल टेस्ट करेंगे और 50% एडमिशन यूनिवर्सिटी करेगी और 50% हम करेंगे। तो नसीम साहब ने इमीडिएटली एक मीटिंग कॉल किया। उस वक्त तक हमारे यहाँ किसी भी तरह का MSMD में रिजर्वेशन नहीं था। तो सवाल ये नहीं था कि मुसलमान कम आ रहे थे, ये ज़्यादा आ रहे थे, उससे पहले रिजर्वेशन नहीं था। और ये भी नहीं कि मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में रहते थे, नहीं, ऐसा नहीं। 50% से ज़्यादा ही मुसलमान MSMD में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये 50 का मतलब तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने मीटिंग की और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उसमें ये प्रपोजल रखा दैट इन द लाइट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 1981, हम जो हैं 1981 के एक्ट की लाइट में हम रिजर्वेशन कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ का 50% और 50% हमारी बची जनरल, उसमें लिहाजा गवर्नमेंट चाहे तो उसका आधा वो एडमिशन करें, आधा हम करेंगे। इस तरह से यूनिवर्सिटी के हाथ में 75% एडमिशन टू MD MS रहेंगे, 25% गवर्नमेंट भेजेगी जनरल से, उसमें भी कुछ मुस्लिम्स आ सकते हैं। ये सब सोचा गया। जब ये सब हो गया और गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि ठीक है, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब जब ये कर ही रहे हैं तो आप MBBS में, इंजीनियरिंग में, सभी में यही फार्मूला लगाइए जो माइनॉरिटी स्टेटस में होता है। लिहाजा उन्होंने उसे कर दिया। अब बात आती है, चूँकि कुछ मेरे दोस्तों ने अपने वीडियोज़ में कहा है कि लोग नहीं चाहते थे कि कोई चेंज आए, दैट इज ट्रू। उस माइनॉरिटी स्टेटस करने के बाद उसी साल MBBS में 130 दाखिले होने थे। उन 130 में 65 मुस्लिम्स एज पर माइनॉरिटी स्टेटस एंड 65 जनरल। हुआ क्या, जो 65 मुस्लिम तो अभी उसमें इंटरनल एक्सटर्नल तो रहा नहीं, तो फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जो लड़के एंट्रेंस टेस्ट में बैठे उनकी मुस्लिम्स की मेरिट अलग बनाई गई और जनरल कैटेगरी की 50% की अलग बनाई गई। यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू नो कि आउट ऑफ दो 65 मुस्लिम्स नॉट इवन ए सिंगल मुस्लिम वाज फ्रॉम AMU या AMU स्टूडेंट, एक भी नहीं था। जिसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो बॉटम वाला मुसलमान था वो यहाँ से के टॉप मोस्ट मुसलमान बच्चे से भी बेहतर उसकी परफॉर्मेंस थी। तो ये सर्टेनली आई डू एग्री कि AMU के जो लोग थे इंटरनल, वो नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटी स्टेटस की बात करी जाए, चूँकि उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल करके अपना अरेंजमेंट कर रखा था। हम लोग कभी यहाँ कम्युनिटी का नहीं सोचते थे। बाहर के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं
और समझते ये यूनिवर्सिटी वही है जो पुरानी सर सैयद के ज़माने में या 47 से पहले हुआ करती थी। अब वो मामला बदल गए। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम इन द नेम ऑफ मुस्लिम्स सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई भतीजों का, अपनी औलादों का, उन्हीं के दाखिले कराते हैं, उन्हीं के एडमिशन कराते हैं। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द ट्रूथ। जो वो बताता है कि जब माइनॉरिटी स्टेटस था, आउट ऑफ 65 मुस्लिम्स, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम फ्रॉम AMU वाज एडमिटेड, दैट गिव्स द प्रूफ। खैर एनी हाउ, उसके बाद कोई साहब हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि नो, वो 5 जज बेंच का ये जजमेंट है कि इट नॉट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, लिहाजा 9181 एक्ट या तो 7 जजेस बेंच से इसे नलीफाई किया जाए या 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में होता, लिहाजा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है उस डेफिनेशन से। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमने जा कर के ये अंडरटेकिंग दी, चूँकि वरना अफरा तफरी हो जाती कैंपस में, सिस्टम पूरा धर्म भ्रम हो जाता। ये अंडरस्टैंडिंग दी कि हम अपनी पुरानी एडमिशन पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं लाएंगे, मीनिंग देयर बाई जो चल रहा था कि इंटरनल एक्सटर्नल वही चलेगा। कोई माइनॉरिटी के बेसिस पे माइनॉरिटी स्टेटस मानकर हम कोई रिजर्वेशन नहीं करेंगे, लिहाजा हमें इस पर एक स्टेटस को रखने की इजाज़त दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो अब हो ये रहा है, जो एडमिशन्स हैं वह एक्सटर्नल और इंटरनल बेसिस पे हो रहे हैं, कोर्ट्स उसी तरह से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसी तरह से, सब कानून एज इट इज चल रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं जो असल मामला जो है कि वो है आपका जो इस वक्त हॉट टॉपिक है कि एक चीज़ बाहर आई, वो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले हमारे दोस्त छोटे भाई, उम्र में मुझसे छोटे हैं, जेड के फैजान साहब ने दिया और हम लोगों ने पढ़ा एंड एवरीबॉडी वाज शॉक। उसमें ये लिखा था, एक ऑर्डर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नोटिफिकेशन था कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने 1981 अमेंडमेंट एक्ट टू 1920 AMU एक्ट को रिपील कर दिया है। उससे लोग बौखला गए, परेशान हो गए और ऐसा मैसेज गया कि 1981 में जो हमें मिला था, जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन थी, जिसमें लिखा था द यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन नीड्स ऑफ द मुस्लिम्स, इस तरह से था। और देन देयर वाज 52C, 52C का हिस्सा था कि मुसलमान जहाँ चाहे अपनी कम्युनिटी के एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन प्रमोशन के लिए काम कर सकते हैं। ये एम्पावरमेंट आपको 52C में मिला। तो लोगों को ये हुआ कि वो तो सब ख़त्म हो गया, तो अब तो हम कहीं बचे नहीं। और इसी पर काफ़ी वीडियोज़ आए हैं, जेड के फैजान मुस्तफ़ा साहब ने भी दिया, हमारे शाहिद बॉस मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जिन्हें शाहिद बॉस कहते हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आपके सर सैयद एकेडमी के, उनका भी आया और ये बातें सब डिस्कस होती रही। और ये लोग एक तरफ ये जस्टिफाई कर रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे, जिसमें हमारे एक पुराने राज्यसभा के मेंबर भी हैं, वो बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं, काफ़ी आगे आगे थे, जेड के फैजान साहब हैं और उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे पास था वो सब कुछ चला गया। बहरहाल कल ही हम कुछ मेरे दोस्त, एक हैं बाहर बरकी साहब, वो अलीगढ़ आए हुए थे, राहत अबरार साहब जो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी किताबें, उनकी नॉलेज है, शाहिद बॉस साहब, रज़ाउल्लाह साहब, हम कुछ लोग यहाँ अलीगढ़ बैठे और इसे 1-1.5-2 घंटे तक डेलिब्रेट किया। उसी बात हुई कि अगर 2019 में रिपील किया है तो इसे नोटिफाई या सर्कुलेशन क्यों नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि ये गजट हो गया था, दोनों पार्लियामेंट के यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। तो मेरा ये भी कहना है कि वहाँ तो काफ़ी यूनिवर्सिटी के वेल विशर्स और मुस्लिम MPs बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इस बात पे क्यों नहीं गौर किया, ये अब तक क्यों नहीं लोगों को पता चला, जो अब 2019 में का मामला 2023 में पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो गलती हमारी भी, और ये भी मुमकिन नहीं है कि एक रिपील हुआ हो और उसकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को ना दी गई हो। तो मे भी
दी गई होगी तो बिल्कुल दी गई होगी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन वो फाइल में रख दिया गया होगा। अब आइए आगे, जो अब तक की मालूमात की गई हैं, देखा गया है, और एक नया वही 1921 का जो एक्ट है वो 2023 मार्च में उसका रिप्रिंट आ गया है। इससे पहले वो 2016 में छपा था। सो वी हैव चेक्ड एंड कंपेयर्ड 2016 का जो एक्ट था, जो छपा था, बुकलेट है, और 2023 मार्च का जो है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 19 में 16 वाले में भी और 2023 में, दोनों में क्लियर कट पेज नंबर 1 पर लिखा है, द यूनिवर्सिटी डेफिनेशन इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द यू कैन से एजुकेशन नीड्स ऑफ मुस्लिम, ये सब लिखा है। 52C भी पेज 3 पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। मैं उसे आप सबको भेजूंगा, जो एक्ट नया 2023 में जो प्रिंट हुआ है। तो लिहाजा ये कह देना कि वो सब चीज़ें रिपील हो गई। जो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है कि रिपील का मतलब ये है, और ये हमेशा होता है, कोई नई बात भी नहीं, कि वो जो 1981 में जैसे 72 में हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट हुए, जाने कितने हुए, उन्हें हटा दिया जाता है, और जो नई चेंजेस जहाँ जहाँ रेलिवेंट पोजीशन है वहाँ उसे एंटर कर दिया जाता है। लिहाजा 1981 में जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो ओरिजिनल 1920 के एक्ट में मर्ज कर दिए गए, वो उसमें सब ले लिए गए। लिहाजा उन्हें जो वो अलग लिखे हुए थे अमेंडमेंट्स, उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, दैट बिकम इररेलेवेंट, और वो रिपील कर दिया गया। तो अगर इस बात को हम माने, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, तो फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही। लेकिन बदकिस्मती ये है, कुछ लोग अनजाने में, कुछ लोग जानबूझ करके इसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस अदर्स या अदर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हैं। ऐसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला बहुत सीरियस मामला है, नो डाउट पूरी कम्युनिटी का इससे दिल से इसका लगाव है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है जो थी। नंबर 2, ये जो हम बार बार क्लेम करें कि हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म हो गया, आपका माइनॉरिटी कैरेक्टर तो कभी था ही नहीं। जो हम गलत समझे हुए थे कि 1981 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें माइनॉरिटी कैरेक्टर दे दिया, वो हमने इम्प्लीमेंट करके देखा नसीम साहब के ज़माने में, जिसे स्टक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने। और आज की डेट में यू आर नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। हाँ, आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। एंड लेट मी टेल यू, बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर कुछ चीज़ें हैं, उसे आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा कि आप चुप रहें, बोलने का आपको राइट है, लेकिन दे आर कमिटेड टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस। उनका जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में एक ये भी है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं होने देना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ के मैं जाऊँ, जब ये 5 जजेस बेंच में चल रहा था और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद कांग्रेस ने भी पहला एफिडेविट यही दिया था कि इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने चेंज बनाया है, इंस्टीट्यूट इसे एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद जब दबाव पड़ा कांग्रेस के, उसके बाद इन्होंने दूसरा अपना एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। बीजेपी ने क्या किया है, जैसे पावर में आई इन्होंने उसे विड्रॉ किया जो पुराने कांग्रेस ने दिया था, और इन्होंने फिर वही एफिडेविट दे दिया जो कि पुराना था कि इट इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये तो नहीं लिखा, लेकिन बट इट इज़ क्रिएटेड, द यूनिवर्सिटी इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 7 जज बेंच बनी नहीं है, बननी बाकी है। एंड बी श्योर क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस तरह की अफवाहें करना कि हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर छिन गया है, माइनॉरिटी कैरेक्टर ना कभी आपके पास था और ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने को सुधारें। जहाँ तक सवाल है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का, वो एक्ट में का हिस्सा नहीं है, वो स्टैट्यूट्स का हिस्सा है। स्टैट्यूट्स जो बनाते हैं उसमें वो यूनिवर्सिटी बनाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को देती है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो वाइस चांसलर का, वो थ्रू स्टैट्यूट्स है, ना कि थ्रू एक्ट। तो एक्ट को तो पार्लियामेंट चेंज करेगी, स्टैट्यूट्स को यूनिवर्सिटी करके गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव करती है, वो पार्लियामेंट में नहीं जाता है। तो स्टैट्यूट्स में इस वक्त है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 नाम तय करेगी और वो 5 नाम वो रिकमेंड करेगी कोर्ट को, और कोर्ट 5 में से 3 को भेजेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स विजिटर मीन्स एजुकेशन मिनिस्ट्री, और उनमें से एक टिक होगा। तो ये चीज़ कोई एक्ट का हिस्सा नहीं है। इससे जब चाहे यूनिवर्सिटी बदल सकती है, और हो सकता है, लेट मी टेल यू, कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बताए, दबाव दे या राय दे कि आप इसे बदलिए और सर्च कमेटी पर आइए। सर्च कमेटी अच्छी भी है, बुरी भी है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि सर्च कमेटी में वो आ जाएंगे जिसे गवर्नमेंट चाहती है, वो तो अब भी आएंगे जिन्हें गवर्नमेंट चाहती है। आप लोगों को पता है, आपके वेरी सीनियर टीचर जो एस्पिरेंट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर, वो सब दिल्ली दरबार में माथा टेकने जाते हैं, RSS के हेडक्वार्टर जाते हैं, दिल्ली में अफ्तार पार्टीज करते हैं जिसमें RSS लोगों को बुलाया जाता है। और इसमें कोई गलत यूँ नहीं कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी वाइस चांसलर आएगा तो उसे गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत होगी। पहले तो होती थी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, अभी स्टेट गवर्नमेंट की भी मदद की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर। तो जाहिर है आप ये उम्मीद करें कि ऐसा वाइस चांसलर है जो कन्फ्रंटेशन करेगा। अगर कन्फ्रंटेशन करेगा, यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1100 करोड़ पर एनम रिकरिंग ग्रांट देती है। डेवलपमेंटल ग्रांट अलग है, कभी 500 करोड़, कभी 1000 करोड़, कभी 200 करोड़, वो अलग चीज़ है। तो आप जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप सिर्फ एमयू के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? कोशिश करिए, लेकिन वो होगा नहीं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप भी ऑनेस्ट नहीं हैं। कभी आप मुसलमानों का एक चैनल चलाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कहाँ गया वो चैनल? अब आप कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। क्या दुनिया में ऐसी कोई पार्टी है जिसमें एक हेड ऑफ द पार्टी ना हो, 60-70 लोग बैठेंगे, वो पार्टी चलाएंगे, और वो डिस्क्रेडिट लोग? ये एक मजाक हो रहा है। कल को फिर डिमांड आएगी कि इस लीडरशिप को, कलेक्टिव लीडरशिप के लिए ऑफिस चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए, कौम साथ दे, पैसा दीजिए। तो ये तरकीबें नहीं चलेंगी। जो काम करने वाला है वो मांगता नहीं, वो दिल से करता है, वो मिसगाइड नहीं करता। ऐसा करके काम नहीं चलेगा। मेरी कौम का क्या होगा? यू आर नॉट ए सर सैयद। लेट देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंसी। आप चंद लोग बैठ जाएं, कोई किसी नाम से बैठ जाए, कोई AMU ओल्ड वाइज के नाम से बैठ जाए, और आप बड़ी बड़ी मीटिंग कर लें, जस्ट टू प्रेशराइज, टू सेंड ए मैसेज टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कि वो आपको बुलाएं और आपसे समझौता करें। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट। अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, मैं उस बात को, चूँकि ये इशू अलग है, अभी नहीं कहूँगा, और मैं कहता रहता हूँ, उस अलग से बताऊँगा। उसके लिए आपको अपनी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। और वो लीडरशिप कैसे होगी कि मैं कहूँ आप हो जाइए, वो कहे नहीं मैं नहीं, मुझसे बेहतर और दूसरे हैं, तब लीडरशिप डेवलप होती है। इससे नहीं होती है कि मैं कहूँ मुझसे बड़ा लीडर कोई नहीं, मैं ही कौम को एक लाइन पर ला सकता हूँ। नो, सब कुछ सब जानते हैं, आपकी हिस्ट्री को पहचानते हैं, तो धोखाधड़ी से बात नहीं चलेगी। अब देखिए, जो मुझे इत्तला है, 28 तारीख को एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखी गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वहाँ डिस्कशन तो होना ज़रूरी है, होना चाहिए, और इट इज़ ए गुड स्टेप। जो जिन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर शेड के लोग हैं, हर आदमी अपनी बात कहे और ईमानदारी के साथ। देखिए, ये तो अपनी जगह है, जो मीटिंग करने वाले उन्हें भी मालूम है, उन्होंने कहा भी, और मैं भी कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के ऊपर आने वाला टाइम बहुत बुरा है। एक बात और मैं रोक करके कहूँ, रिपील तो तक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मामला ठीक है कि एक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, और वो जो अभी छपा है मार्च 2023 में, उसमें वो सब चीज़ें हैं जो 1981 के अमेंडमेंट एक्ट में थी, वो सब है।
लेकिन अब एक नया गेम खेला जा रहा है। एक लेटर आया है, बहुत से टेलीफोन्स में आए हैं, जिसका जिक्र हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा है कि वो ख़त मेरे सामने पड़ा। दैट इज़ ट्रू, ये ख़तों की तरफ चल रही है। उसमें अब ये कहा गया है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप 2 लाइन का एक रेजोल्यूशन भेज दीजिए हमें पास करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। वो क्या करने को तो वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आप ही के कंधे पर रख करके इसे कराएं। कि पहले पेज पर जहाँ लिखा है 1920 एक्ट, उससे काट करके अब लीजिए नए 2023 एक्ट। जब आपने 2023 एक्ट लिख दिया तो आपकी हिस्ट्री भी ख़त्म, जोग्राफिया भी ख़त्म। जो डोनेशन उस वक्त 30 लाख इकट्ठे किए थे 1920 में मुसलमानों ने इसे यूनिवर्सिटी स्टेटस देने, वो सब ख़त्म। जब 2023 में बनी तो हर चीज़ उसमें नई होगी, कुछ नहीं बचेगा। ये ख़तरा है। उसके लिए तरीके से सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे चलें। इसलिए न चलें कि मैं लीडर बनूं या मेरे पास लीडरशिप है या मैं ये करूं। सब साथ हैं और हम सब साथ रहेंगे, नो डाउट। वो चीज़ उसे भूल जाइए जो बार बार कहा जा रहा कि हमने 1981 एक्ट के लिए बड़ी जानें दी, सड़क पर है, जेल में गए। ये वो टाइम गया। ना तो उस तरह के लोग बचे हैं और ना उस तरह की सरकारें हैं। उस वक्त की सरकार आपको मारती भी थी, लेकिन आपको पुचकारती भी थी, आपको बुलाती भी थी, आपकी कुछ बातें मानती भी थी और फिर आपकी ठुकाई भी करती थी और हम दलाली करते थे। वही आज भी कर रहे हैं। तो आप इन दलालों से बचिए, ईमानदारी के साथ एक जगह आइए, अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करिए जो नहीं है मुल्क के अंदर, जो नहीं है। हम फरीदी साहब की बात करते हैं, ही वाज ए लीडर, बट ये बदकिस्मती है कम्युनिटी की, यू डोंट हैव एनी लीडर। आप लीडरलेस हैं, आप दलालों से घिरे हुए हैं। तो एएमयू को बचाइए, हम आपके साथ हैं। सेकेंडली, सिर्फ एएमयू सब मुसलमानों की नीड्स को कैटर नहीं कर सकती। 47 के बाद क्या आपने कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कौम के लिए पैदा की? नो। आपने प्राइवेट लिमिटेड यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े किए जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, इंडिविजुअल्स के हैं, वो कौम के नहीं है, मिल्लत के नहीं है। अगर हैं तो सिर्फ 2 हैं, जामिया एंड एएमयू। जामिया मदर नहीं है, वहाँ फीस वही है जो किसी भी हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ वही जा सकता है जिस पर पैसा है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी मुसलमानों की नहीं है, वो एक इंडिविजुअल की है। ऐसे सैकड़ों हैं। अगर मुसलमानों की है, जिसे आप कह सकते हैं, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया। तो क्या आपने कोई खड़ी की? क्या आप में दम है? नहीं है। एक भी की स्कूल या कॉलेज आप नहीं खड़ा कर पाए हैं। हर साल मातम करते हैं सर सैयद का नाम लेकर के, डिनर होता है सर सैयद 17 अक्टूबर के बाद। अगर आपके इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब आप अपने गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाते हैं तो आज लाखों होते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी तो बाद में चाहिए, पहले चाहिए स्कूल्स का नेटवर्क, प्राइमरी स्कूल, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद हर जिले में कम से कम एक इंटरमीडिएट स्कूल, देन हर 2 जिलों पे एक डिग्री कॉलेज, उसके बाद आइए यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बच्चे कहाँ से आएंगे उसमें? थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो, बट आई ट्राई टू स्पीक ट्रुथ। मेरी किताब खुली हुई है, जहाँ चाहे जो चाहे मुझसे सवाल कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन, आई ऑलवेज पुट इट। जब आप चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बहरहाल ना किसी से दबाव में आता हूँ, ना किसी की पॉलिसी को फॉलो करता हूँ। जो ग्राउंड सिचुएशन है उस पर बोलने की थोड़ी बहुत आप लोगों की वजह से हिम्मत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।